हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे 2022 में हुए एक ऐसे केस के बारे में जो केरला की हिस्ट्री का मोस्ट शॉकिंग और हाई प्रोफाइल मर्डर ट्रायल बना, शेरॉन राज मर्डर केस, जिसमें एक 21 साल की लड़की ग्रीष्मा पर उसके ही बॉयफ्रेंड शेरॉन राज के मर्डर का आरोप लगा। ये मर्डर इतना ग्रूसम था कि कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिक्लेयर कर दिया और ग्रीष्मा की एज को मिटिगेटिंग फैक्टर ना मानते हुए उसको मौत की सजा सुना दी। पर ये ग्रीष्मा कौन थी और क्या था उसका रीजन? चलिए आज हम इस चिलिंग केस के बारे में जानते हैं। ग्रीष्मा तमिलनाडु कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली एक 21 साल की एम्बिशियस लड़की थी जो अपने ब्राइट एकेडमिक और चार्मिंग पर्सनालिटी के लिए जानी जाती थी। ग्रीष्मा तमिलनाडु के एक प्राइवेट कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और दूसरी तरफ शेरॉन राज, जो कि पारासाला तिरुवनंतपुरम केरला का रहने वाला एक 23 साल का सिंसियर और हार्ड वर्किंग लड़का था। शेरॉन अपने परिवार का लाडला था। उसे उसकी फैमिली से काफी सपोर्ट और प्यार मिलता था। शेरॉन एक रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहता था, जिसके लिए वो तमिलनाडु के सेम कॉलेज से जिसमें ग्रीष्मा पढ़ रही थी बीएससी रेडियोलॉजी की डिग्री कर रहा था। ग्रीष्मा और शेरॉन की मुलाकात 2021 के एक कॉलेज सेमिनार के दौरान होती है। पहले तो वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, पर साल के अंत तक वो दोनों एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाते हैं। शेरॉन काफी इमोशनल और लॉयल था। ग्रीष्मा के प्रति उसकी कमिटमेंट पूरी तरह दिखाई देती थी। शेरॉन ग्रीष्मा के लिए काफी प्रोटेक्टिव भी था। रिलेशनशिप के 1 साल बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर बिताने का सपना देखने लगते हैं, पर 2022 का साल उनके रिलेशनशिप के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। मार्च 2022 में ग्रीष्मा के पेरेंट्स उसका रिश्ता नागरकोइल तमिलनाडु में रहने वाले एक आर्मी ऑफिसर के साथ कर देते हैं, जिस पर ग्रीष्मा भी कोई एतराज नहीं दिखाती है, क्योंकि ये रिश्ता ग्रीष्मा के लिए एक सिक्योर फ्यूचर का दरवाजा था। पर इसका मतलब ये था कि शेरॉन के साथ उसे अपने रिश्ते को तोड़ना होगा, जिसके बाद ग्रीष्मा शेरॉन से रिश्ता खत्म करने की कोशिश करती है, पर शेरॉन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट के बाद शेरॉन ग्रीष्मा को मना लेता है। जुलाई 2022 में शेरॉन ग्रीष्मा को अपने घर बुलाकर उसके साथ एक सिंबॉलिक शादी करता है, जिसमें वो ग्रीष्मा के गले में एक मंगलसूत्र बांधता है और वो दोनों मिलकर काफी सारी फोटोज भी क्लिक करते हैं। शेरॉन को विश्वास था कि ऐसा करने से उसका रिश्ता और भी मजबूत होगा और ग्रीष्मा उसके प्यार को समझेगी, पर शेरॉन जैसा सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं होता है। ग्रीष्मा अपने सिक्योर फ्यूचर के आगे शेरॉन के प्यार को नहीं देख पा रही थी, इसलिए वो काफी टाइम तक शेरॉन और अपने फियोंसी, जिसके साथ उसका रिश्ता पक्का हुआ था, दोनों को डबल डेट करती है। पर कुछ ही टाइम बाद वो समझ चुकी थी कि वो शेरॉन के साथ नहीं रहना चाहती है, इसलिए वो दोबारा से रिश्ता खत्म करने की कोशिश करती है, पर शेरॉन ऐसा नहीं होने देता है। अब ग्रीष्मा को ये भी डर था कि कहीं शेरॉन उसके फियांसी को उनके रिलेशनशिप के बारे में ना बता दे, इसलिए ग्रीष्मा अब शेरॉन को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी और वो उसे मारने की प्लानिंग करने लगती है। वो 22 अगस्त 2022 को न्यूयॉर्क कन्याकुमारी में शेरॉन को बुलाती है और उसके साथ एक जूस चैलेंज करती है, जिसमें वो शेरॉन को मारने के इरादे से उसके जूस में चुपके से 50 पैरासीटामोल डाल देती है, पर एक सिप लेते ही शेरॉन जूस कड़वा होने की वजह से जूस को फेंक देता है। ग्रीष्मा उसके पानी में भी कुछ टैबलेट्स मिला देती है, पर इससे शेरॉन को कोई भी हार्म नहीं होता है। पर कुछ ही समय बाद फेल्ड अटेम्प्ट्स की फ्रस्ट्रेशन से ग्रीष्मा अब कुछ स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस यूज करने का डिसाइड करती है। 14 अक्टूबर 2022, शादी के 1 महीने पहले ही जब ग्रीष्मा के माँ बाप आउट ऑफ टाउन होते हैं, तब वो शेरॉन को फिजिकल इंटीमेसी का बहाना देकर अपने घर बुलाती है, जिसके बाद शेरॉन अपने एक फ्रेंड रेजी के साथ ग्रीष्मा के घर जाता है। रेजी ग्रीष्मा के घर के बाहर शेरॉन का वेट करता है। घर में जाते ही ग्रीष्मा शेरॉन को एक आयुर्वेदिक टॉनिक सर्व करती है,
और उसे पीने को बोलती है, पर कड़वा होने की वजह से शेरॉन उसे पीने को मना कर देता है। पर ग्रीष्मा उसे टॉनिक पीने को बार बार बोलती है और उसे ये बोलकर कन्विंस करती है कि हर सोने की वजह से ये टॉनिक इतना कड़वा है। ऐसा अनयूजुअल और सस्पिशियस बिहेवियर देख के शेरॉन उस टॉनिक की वीडियो को रिकॉर्ड करने लगता है, पर ग्रीष्मा उसे वीडियो रिकॉर्ड करने से मना करती है। पर काफी देर बोलने के बाद शेरॉन ग्रीष्मा की खुशी के लिए उस टॉनिक को पी लेता है। टॉनिक पीने के थोड़े ही समय बाद शेरॉन ग्रीष्मा के घर में ही वॉमिट करना शुरू कर देता है और उसके घर से निकलने के बाद भी वो रास्ते में और वायलेंटली वॉमिट करता है। घर पहुंचने तक उसको सीवियर स्टमक पेन और डायरिया होने लगता है। ऐसी हालत को देखते हुए उसके पेरेंट्स पारासाला तालुक हॉस्पिटल में शेरॉन को एडमिट कराते हैं, जहां से उसे तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है, जहां उसका ब्लड चेकअप होता है और ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पर उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। पर डिस्चार्ज होने के कुछ ही दिनों बाद शेरॉन को ईएनटी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं एंड अगेन स्टमक पेन होने लगता है और चेकअप्स के बाद डॉक्टर्स को बताते हैं कि उसके पेट और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर का लेयर डैमेज हो गया है और उसके लीवर और किडनी फंक्शनिंग में भी गिरावट आने लगी है। इसी बीच अगले कुछ दिनों में शेरॉन की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से 24 अक्टूबर को उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। इतनी सीरियस कंडीशंस को देखते हुए पहली बार डॉक्टर्स के मन में पॉइजनिंग का शक उठता है। डॉक्टर्स समझ चुके थे कि शेरॉन का बच पाना मुश्किल है, इसलिए वो शेरॉन से डेथ बेड डिक्लेरेशन लेने की कोशिश करते हैं। डेथ बेड डिक्लेरेशन वो स्टेटमेंट होती है जो एक पर्सन अपनी मौत के करीब होते हुए देता है, जिसमें वो इम्पोर्टेंट ट्रुथ, कन्फेशन या किसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व लोगों को आइडेंटिफाई करता है। ये स्टेटमेंट रिलायबल माना जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि जो पर्सन मरने वाला होता है उसके पास झूठ बोलने का कोई भी रीजन नहीं होता है। शेरॉन अपने डेथ बेड डिक्लेरेशन में ग्रीष्मा के दिए हुए ड्रिंक के बारे में बताता है और ये बताता है कि उसने उस ड्रिंक का वीडियो भी बनाया था। 11 दिन आईसीयू में रहने के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और कार्डियक अरेस्ट की वजह से शेरॉन की मौत हो जाती है। मौत के बाद रिपोर्ट्स में डेथ का कॉज मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स ड्यू टू पैराक्वाट पॉइजनिंग डिक्लेयर किया जाता है। पैराक्वाट एक हाईली टॉक्सिक केमिकल है जो एग्रीकल्चर में कॉमनली एज अ हर्बिसाइड यूज किया जाता है। पैराक्वाट एक्सट्रीमली डेंजरस होता है ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए। डॉक्टर अरुणा, जो तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में इंटरनल मेडिसिन की हेड है, बताती है कि 15 ml पैराक्वाट का डोज भी जानलेवा हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसी पॉइजनिंग के लिए कोई भी एंटीडोट उपलब्ध नहीं है। शेरॉन की स्टेटमेंट के बाद उसके पेरेंट्स प्रिया और जयराज ग्रीष्मा के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेन करते हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस केजे जॉनसन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर्स दे देते हैं। 31 अक्टूबर को पुलिस ग्रीष्मा, उसके अंकल और उसके पेरेंट्स को अपनी कस्टडी में ले लेती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ग्रीष्मा के खिलाफ डिजिटल, मेडिकल और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इकट्ठा करना शुरू कर देती है। डिजिटल एविडेंस में पुलिस ग्रीष्मा के फोन में फोटोज, वीडियोस, गूगल सर्चेस, व्हाट्सएप चैट्स, कॉल डेटा सब कुछ खंगालती है, जिसमें वो वीडियो भी मिलता है जिसे शेरॉन ने टॉनिक को पीते टाइम बनाया था। पुलिस बताती है कि उस वीडियो में शेरॉन उस ड्रिंक को पीने से मना कर रहा है क्योंकि ग्रीष्मा बहुत ही सस्पिशियसली बिहेव कर रही थी। कुछ व्हाट्सएप मैसेज भी मिलते हैं जिसमें ग्रीष्मा शेरॉन को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि उसको मेडिकल हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो कुछ ही दिनों में ऐसे ही ठीक हो जाएगा। और पुलिस ने ये भी रिवील किया कि ग्रीष्मा ने पैरासीटामोल के ओवरडोज के बारे में भी गूगल पर सर्च किया था। उसने स्लो पॉइजनिंग पर भी सर्च की थी और पैराक्वाट पेस्टिसाइड को फाइनलाइज किया था क्योंकि वो जानती थी कि इसके ट्रेसेस 24 घंटे के बाद नहीं मिलते हैं। ग्रीष्मा ने गूगल पर बैकअप डाटा और डिलीटेड व्हाट्सएप चैट्स रिट्राइव करने के बारे में भी सर्च किया था, जो एविडेंस छुपाने की कोशिश को दिखाता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में पुलिस विटनेस स्टेटमेंट जो उसकी फैमिली और फ्रेंड से ली गई, हॉस्पिटल स्टेटमेंट जो शेरॉन की डेटेरियोरेटिंग कंडीशन के बारे में बताते हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ग्रीष्मा का अनयूजुअल बिहेवियर और क्राइम के दौरान यूज की गई पेस्टिसाइड बॉटल की रिकवरी को कंसीडर करती है।
और मेडिकल एविडेंस में शेरॉन की मेडिकल रिपोर्ट और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स को कंसीडर करती है। एविडेंस बेस्ड क्वेश्चनिंग और साइंटिफिक एविडेंस की वजह से ग्रीष्मा पुलिस से अब और झूठ नहीं बोल सकती थी, इसलिए वो पुलिस को सब कुछ सच बता देती है और बताती है कि उसने शेरॉन को रास्ते से हटाने के लिए उसे जहर दिया था और अपने अंकल की इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी बताती है। नियत इंकारा एडिशनल सेशन कोर्ट के जज AM बशीर ने मंडे 20 जनवरी ग्रीष्मा को सेक्शंस 302 मर्डर, 328 पॉइजन या हार्मफुल सब्सटेंस के नुकसान पहुंचाना, 364 किडनैपिंग या अबडक्शन विद इंटेंट टू मर्डर, 201 एविडेंस डिस्ट्रॉय करना या गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के तहत दोषी पाया, जिसके बाद उसे सेक्शन 364 IPC के तहत 10 साल की इम्प्रिजनमेंट और सेक्शन 201 IPC के लिए 5 साल की इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई और शेरॉन राज के मर्डर के लिए उसे मौत की सजा भी सुनाई गई और कोर्ट ने उस पर 3.5 लाख का फाइन भी लगाया जो शेरॉन के पेरेंट्स को दिया जाएगा। और ग्रीष्मा के अंकल निर्मला कुमारन को एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए कोर्ट ने सेक्शन 201 IPC के तहत दोषी ठहराया और उन्हें 3 साल की सजा और 50,000 का फाइन भी लगाया। ग्रीष्मा की मां सिंधु के खिलाफ सबूत न मिलने पर उन्हें रिहा कर दिया जाता है, जिस पर शेरॉन के पेरेंट्स निराशा व्यक्त करते हैं और हाई कोर्ट में अपील करने की बात करते हैं। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से शेरॉन के पेरेंट्स को विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम के अंडर असिस्टेंस देने की भी रिक्वेस्ट की। ट्रायल के दौरान ग्रीष्मा के लॉयर ने रहम की गुजारिश की और आर्ग्यू किया कि ग्रीष्मा एक यंग वुमेन है और उसका एकेडमिक रिकॉर्ड काफी प्रॉमिसिंग है और उसका पास्ट में कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उसे सुधरने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। पर कोर्ट ने कहा कि ग्रीष्मा ने शेरॉन को इमोशनली मैनिपुलेट किया है और उसके ट्रस्ट का बिट्रे किया है। शेरॉन को सेक्सुअल इंटीमेसी का बहाना देकर बुलाना और फिर क्राइम को अंजाम देना एक ऐसे एक्ट को दर्शाता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्टेट का यह जिम्मा है कि ऐसे क्रिमिनल एक्ट के लिए सजा दी जाए। कोर्ट ने ग्रीष्मा के क्लेम्स को, जो मेंटल प्रेशर और फिजिकल अब्यूज के बारे में थे, एविडेंस की कमी की वजह से रिजेक्ट कर दिए। 586 पेज की जजमेंट ने जज बशीर ने कहा कि ग्रीष्मा ने शेरॉन को बिट्रे किया है और उसके खिलाफ 48 सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मौजूद है। जज ने केरला पुलिस की भी तारीफ की, जो साइंटिफिक, सर्कमस्टेंशियल और डिजिटल एविडेंस इकट्ठा करने में सफल रही। जजमेंट में ये भी बताया गया कि IPC सेक्शन 360 अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज भी ग्रीष्मा के अगेंस्ट प्रूवन है। कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का माना और ग्रीष्मा को डेथ सेंटेंसिंग दी, ये कहते हुए कि उसकी यंग एज को मिटिगेटिंग फैक्टर नहीं माना जा सकता। 15 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई ट्रायल में 95 से ज्यादा विटनेस को एग्जामिन किया गया, जिसके बाद फाइनल वर्डिक्ट सुनाया गया। हालांकि सेशन कोर्ट ने ग्रीष्मा को डेथ सेंटेंस दी है, लेकिन ये सजा दिल्ली हाई कोर्ट के कंफर्मेशन के बिना एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, जो CRPC के सेक्शन 366 के तहत मैंडेटरी है। शेरॉन राज का केस एक सबक है हमें यह समझाने का कि प्यार और भरोसे का गलत इस्तेमाल कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है। इस केस से हमें यह सीखना चाहिए कि हर रिश्ता हमें दिल से नहीं, दिमाग से भी समझना चाहिए। हमेशा याद रखें कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की नींव ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन पर टिकती है, लेकिन अगर आपको अपने रिश्तों में टॉक्सिसिटी, मैनिपुलेशन और कंफ्यूजन नजर आए तो उसे कन्फ्रंट करना सीखें और अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करें। अपनी सेफ्टी को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। आपकी खुशी और आपका मेंटल पीस किसी भी रिलेशनशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस केस को शेयर करके अवेयरनेस जरूर बढ़ाएं और नीचे कमेंट्स में अपना फीडबैक और अपने विचार जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।